हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव शुक्राणु की संरचना पढ़ी। अब हम शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो हम समझेंगे। इस शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं, या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन भी कहते हैं कई बार। शुक्राणु जनन एक ही बात है। तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, मानव में शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसकी परिभाषा देखी। अब ये प्रश्न ये आता है कि आखिर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती कहाँ है। तो शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वो नर में वृषण में होती है। वृषण या टेस्टिस जिसे कहते हैं, टेस्टिस में यह क्रिया होती है। और टेस्टिस में भी कौन से स्थान पर होती है, तो टेस्टिस में भी शुक्रवाहक नलिका सेमनीफेरस ट्यूबल्स या शुक्रवाहक नलिका में यह क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कुछ बुक्स में शुक्रवाहक नलिका का नाम रेता नलिका भी होगा, इंग्लिश में इसे सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। तो शुक्र जनन की क्रिया वृषण में, नर में वृषणों में टेस्टिस जो होते हैं उन टेस्टिस में शुक्रवाहक नलिकाएं जो होती है या सेमनीफेरस या रेता नलिकाएं जो होती है उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है या शुक्र जनन की क्रिया होती है। देखो दूसरी चीज, शुक्र जनन की जो क्रिया है उसमें कितना समय लगता है, तो लगभग 74 दिन लगते हैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया में। शुक्राणु का जो निर्माण होता है उसमें लगभग 74 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 74 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट, इस क्रिया पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, शुक्र जनन की क्रिया जो है उस पर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है ये स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के भी कौन से भाग से? अग्रपिंड से। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है, अग्रपिंड एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण? स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। तो इसका कंट्रोल अगर आपसे पूछे तो FSH हार्मोन और LH हार्मोन इसका नियंत्रण करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया का। और आपको ये भी मालूम होगा FSH और LH हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं पीयूष ग्रंथि से वो वास्तव में किसके प्रभाव में रिलीज होते हैं? ये दोनों के दोनों गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो सीक्रेट होता है ये हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को जाकर उद्दीपित करता है, प्रेरित करता है दो हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जो है FSH और LH। और FSH और LH जो है शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसका नियंत्रण करते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो जन्म से प्रारंभ नहीं होती बल्कि ये प्रारंभ होती है, ये क्रिया यौवन आरंभ से होता है। प्यूबर्टी की जब होती है यानी कि टीनेज 12-13 की उम्र जब प्रारंभ होती है, टीनेज जब होती है, जब यौवन आरंभ होता है उस समय जो है ये क्रिया प्रारंभ होती है। तो ये होती है यौवनारंभ के समय, यौवनारंभ। ठीक है,
या प्यूबर्टी जिसे कहते हैं, जब जो है शिशु जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, जब उसमें यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, उस समय वृषण में परिपक्वता आती है इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोनों के प्रभाव से और शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो यह जो क्रिया है वो यौवन आरंभ जब होता है, किशोर अवस्था जो चालू होती है उस समय से ये प्रारंभ होती है। लगभग ये जो है 13 और 14 वर्ष की आयु में क्रिया प्रारंभ होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया। तो हमने साधारण बातें देखी अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि यह वृषण के शुक्रवाहक नलिकाओं में सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होता है। एक शुक्र जनन की क्रिया लगभग शुक्राणु के निर्माण की क्रिया 74 दिन में पूर्ण होती है। इस पर नियंत्रण FSH और LH हार्मोन का होता है, जो वास्तव में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल से ये सारी क्रियाएं होती है। और ये क्रिया प्रारंभ को कब होती है? यौवन आरंभ के समय ये क्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के 2 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु पूर्व निर्माण कह सकते हैं। शुक्राणु पूर्व का निर्माण, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। और स्पर्मियोजेनेसिस दूसरा चरण है जिसे कहते हैं शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण। अब इन क्रियाओं को हम डिटेल से समझेंगे। पहले आप समझ लें कि यह प्रक्रिया जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा चरण है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण। ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये जो दोनों क्रियाएं हो रही है, ये शुक्रवाहक नलिकाओं में सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होती है। देखो सेमनीफेरस ट्यूबल्स का अगर TS देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में जो इसकी भित्ति जो है, उस भित्ति में, यहाँ मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो है, उस ट्यूबल्स की भित्ति जो है, उस भित्ति में विशेष तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। बिल्कुल विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जो एक तरह से इसमें जननिक उपकला का निर्माण करती है। जननिक उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम का निर्माण कर रही है ये विशेष तरह की कोशिकाएं। और ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या हिंदी में इन्हें आद्य जनन कोशिका कहते हैं। आद्य जनन कोशिका कहते हैं। तो क्या समझा? ये जो मैंने अभी गोला बनाया है, ये गोला सेमनीफेरस ट्यूबल्स का सेक्शन है, TS है। जब आप सेमनीफेरस ट्यूबल्स या शुक्रवाहक नलिकाओं को सेक्शन देखें तो उसकी भित्ति पर, सेमनीफेरस ट्यूबल्स की भित्ति पर विशेष तरह की कोशिकाओं का समूह होता है। उसकी भित्ति के किनारे किनारे ये व्यवस्थित होती है, जिन्हें जननिक उपकला का निर्माण होता है। एक तरह से ये जो इस तरह बनाई, इसे जननिक उपकला कहते हैं। और इसमें जो ये कोशिकाएं हैं उन्हें आद्य जनन कोशिका या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, जनन करने वाली कोशिकाएं, आद्य जनन कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में कुछ बड़ी स्तंभाकार कोशिकाएं और होती है। इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिका कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका
या नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स कोशिका भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये नर्स की तरह कार्य करती है। सर्टोली कोशिकाएं यहाँ जब शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो उन्हें पोषण प्रदान करने का, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, ये शुक्राणु जनन की क्रियाएं यहाँ प्रारंभ होती है, और शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो यहाँ भित्ति से प्रारंभ होती है और यूं केंद्र की ओर होती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, भित्ति से प्रारंभ हो रही है और केंद्र की तरफ हो रही है। यहाँ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है जो आगे कुछ डिविजन्स वगैरह करके और निर्माण करती है शुक्राणु का। तो इस तरह शुक्राणु जो है इसके केंद्र भाग में मिल जाएंगे और ऊपरी भाग में इसके डिवीजन वाली अवस्थाएं होगी। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर बाद में स्पर्म। तो ये कुछ इस क्रम में देखने को मिलेंगे, भित्ति से केंद्र की ओर, भित्ति से केंद्र की ओर। और इस तरह का जो क्रम है होता है, इस तरह का जो निषेचन की क्रिया, यहाँ बनने की जो क्रिया हो रही है, निर्माण की जो क्रिया होती है, उसे होलोगोनिक प्रकार का कहते हैं, होलोगोनिक। तो मनुष्य में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है वो होलोगोनिक प्रकार की होती है। कैसी होती है, होलोगोनिक प्रकार की। होलोगोनिक प्रकार की कौन सी होती है, होलोगोनिक। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है होलोगोनिक। क्यों, क्योंकि आद्य जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण भित्ति से केंद्र की ओर हो रहा है, भित्ति से केंद्र की ओर हो रहा है, और इस तरह का जो निर्माण है उसे होलोगोनिक जनन कहते हैं। एक तरह से होलोगोनिक प्रकार का जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम इसकी प्रक्रिया समझते हैं जो इसमें दो भागों में इसे समझा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ एक बात और बता देता हूँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो होता है, ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी 3 चरणों में पूर्ण होता है, 3 अवस्थाओं में है। पहला गुणन प्रावस्था होती है, दूसरी वृद्धि प्रावस्था होती है, और तीसरी है परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन। ये प्रावस्थाओं में पूरा होता है। जो पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है ये भी 3 प्रावस्थाओं में पूरा होता है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो अब हम इन्हें एक एक करके इनको क्रम से हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है और उससे बनने वाली जो संरचना है उसे क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। साथ ही हम कुछ इससे आने वाले कुछ विशेष तरह के न्यूमेरिकल प्रकार के प्रश्न जो है वो भी इसी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसकी क्रिया किस तरह है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ सबसे पहले ये एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, आद्य जनन कोशिका, आद्य जनन कोशिका ये थी कहाँ, ये शुक्रवाहक नलिका की भित्ति पर होती है, भित्ति पर जननिक उपकला ये बना रही होती है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो द्विगुणित अवस्था में होती है, तो हम इसे 2n लिख देते हैं, द्विगुणित अवस्था 2n, डिप्लॉयड अवस्था में। ठीक है, अब ये जो आद्य जनन कोशिकाएं हैं ये लगातार समसूत्री विभाजन करती रहेगी, ये लगातार समसूत्री विभाजन करती है और अपनी संख्या को बढ़ाती है। और जब ये अपनी संख्या बढ़ाएगी गुणित के रूप में, गुणन के रूप में, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये अपनी संख्या लगातार बढ़ाती रहती है, गुणन करती रहती है अपनी संख्या को। तो इसलिए इस प्रावस्था को गुणन प्रावस्था कहते हैं, गुणन प्रावस्था कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो कर क्या रही है, लगातार समसूत्री विभाजन कर रही है। यहाँ विभाजन कौन सा है, समसूत्री विभाजन कर रही है, और इस समसूत्री विभाजन से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस अब जो ये जो विभाजन गुणन प्रावस्था के बाद में विभाजन करके जो कोशिकाएं बन रही है, उन कोशिकाओं को अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नहीं कहेंगे, अब इन कोशिकाओं को
स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, तो गुणन प्रावस्था में क्या हुआ? गुणन प्रावस्था में आद्य जनन कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन करती है और स्पर्मेटोगोनियाओं का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनियाओं का निर्माण करती है। दूसरी बात, अब चूंकि यहाँ समसूत्री विभाजन हो रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन, यानी कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या समान रहने वाली है मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की जो गुणिता की अगर बात करें तो इसकी गुणिता कैसी रहेगी? द्विगुणित ही होगी। यानी कि ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बन रही है वो सभी स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित अवस्था में होंगे, गुणसूत्रों के 2 सेट इसमें होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये बहुत सारे पोषक पदार्थों को इकट्ठा करते हैं अपने अंदर, क्योंकि इस आगे इनको बहुत सारा कार्य करना है, विभाजन करना है। इसलिए ये क्या करती है, पोषक पदार्थों को इकट्ठा कर अपने आकार को दुगना कर लेती है। आकार इसमें इसका दुगना हो जाता है, चूंकि यहाँ आकार क्या हुआ, बढ़ा, वृद्धि हुई, इसलिए इस प्रावस्था को वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें कुछ क्रिया नहीं हुई, देखा जाए तो सिर्फ क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया जो थी वो स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थों को अपने अंदर इकट्ठा करती है और आकार में लगभग दुगनी हो जाती है। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने इसको बड़ा भी बनाया, इसलिए बनाया, आकार में ये जब दुगनी हो गई तब इस तरह की जो ये कोशिका अब जो बन गई, यहाँ जो आकार में दुगनी बनकर जो ये कोशिका बनी, उस कोशिका को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट इसे कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्या किसी तरह का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो ऐसे में क्या इनमें किसी तरह का कोई गुणिता में बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो कैसी होगी? द्विगुणित ही होगी। क्या होगी? द्विगुणित ही होगी। तो स्पर्मेटोगोनिया ने वृद्धि प्रावस्था में गई और वृद्धि प्रावस्था में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है और ये भी द्विगुणित ही होती है, डिप्लॉयड ही होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद अब क्या होता है, अब शुरू होता है विशेष तरह का विभाजन जो केवल और केवल जननी कोशिकाओं में ही होता है और किसी कोशिकाओं में होता भी नहीं है। उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और ये ऐसा विभाजन है जो 2 डिवाइड करने का काम करते हैं, गुणसूत्रों तक को ये आधा कर देते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और विभाजन ये रिड्यूसिंग टाइप का होता है, गठाने वाला होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, ये एक तरह से माइनस करने वाला कार्य है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो अब ये जो 2 कोशिकाएं यहाँ विभाजन करके बनेगी, इसमें वास्तव में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये जो 2 n थे उसमें एक n इधर चला गया, यानी कि गुणसूत्रों के जो 2 जोड़े थे, 2 जो सेट थे, उसमें एक सेट इसमें आ गया, एक सेट इसमें आ गया और इसी अवस्था को हैप्लॉइड कहते हैं। ये अगुणित कोशिकाओं का निर्माण किया, अगुणित को हम n से लिखते हैं। तो यहाँ कोशिकाएं कैसी बनी? अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ और इन अगुणित कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इनकी गुणिता कैसी होती है? अगुणित। ठीक है, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई और ऐसी हैप्लॉइड सेल्स को
ऐसी अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम ही नहीं होता, उसके बाद दूसरा भी साथ के साथ ही होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है कुछ समसूत्री विभाजन ही जैसा होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ अब ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करेंगी, कौन? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इससे जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? क्योंकि ये अगुणित थी तो ये भी अगुणित ही रहेगी, ये भी सभी अगुणित ही रहेंगी। और इन कोशिकाओं को यहाँ क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या वैसी की वैसी रहेगी, अगुणित की अगुणित रहेगी। इन कोशिकाओं को यहाँ जो अब ये जो 4 कोशिकाएं बनी, इन 4 कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं, शुक्राणु पूर्व, इसे शुक्राणु पूर्व कहते हैं, स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली प्रक्रिया अभी जो ये मैंने लाल रंग से बनाई, यहाँ चूंकि परिपक्वन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है या स्पर्म का शुरुआती रूप बन चुका है जिसे शुक्राणु पूर्व कह रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था इसे कहते हैं, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज इसे कहते हैं। तो हमने क्या देखा था अभी कि पहले क्रिया होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की, कौन सी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या शुक्राणु पूर्व का निर्माण, जिसमें 3 प्रावस्था हुई, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, लेकिन ये जो स्पर्मेटिड बना है अभी, ये वास्तव में गोल है और अगतिशील होता है, भारी होता है। ठीक है, तो चूंकि स्पर्म को एक विशेष तरह की योग्यता रखना है, उसे मादा जनन तंत्र में गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचना है, तो ऐसे में उसका हल्का होना, गतिशील होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब इस संरचना में ये जो स्पर्मेटिड या जो शुक्राणु पूर्व है, इसमें कुछ बदलाव आते हैं और उन बदलावों को ही कहते हैं शुक्र कायांतरण। अगली जो प्रक्रिया ये जो थी, ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की प्रक्रिया थी, अब आएगी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या इसे हिंदी में कहें शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण की क्रिया। इस शुक्र कायांतरण में क्या होता है, ये जो गोल थोड़ा सा भारी और ये जो अगतिशील स्पर्मेटिड था, जो शुक्राणु पूर्व था, वो कुछ विशेष संरचना वाला, कैसा? कुछ विशेष संरचना वाला, जैसे मनुष्य में चम्मच के आकार का हमने पढ़ा था और लंबी सी पूंछ, इसमें केंद्रक और ऊपर एक्रोसोम, ऐसी संरचना में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। जैसे इसमें भी इसी तरीके से बना देते हैं और इसमें भी इसी तरीके से और इसमें भी। ठीक है, ये जो संरचना बनी, अब इस स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण से जो संरचना बनती है, उस संरचना को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। ध्यान रखना, इससे पहले बनने वाला स्पर्म नहीं होता, स्पर्मेटिड होता है। स्पर्म का निर्माण तो स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण से होता है। अब हुआ क्या, यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो गोल आकार का, ये जो अचल, जो गतिशील नहीं था और जो ये कुछ भारी भी था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ये विशेष संरचना, विशेष संरचना, बिल्कुल अलग संरचना वाला और गतिशील। ये कैसा है? अब गतिशील है और हल्का है, इस संरचना में बदल गया, तब इसे कहेंगे शुक्राणु या स्पर्म कहेंगे। इस स्पर्म में हमने इसकी संरचना पिछले वीडियो में पढ़ी कि इसके शीर्ष भाग पर एक्रोसोम होता है, जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय से होता है। तो स्पर्मेटिड में होती है गोल्जी काय, वो गोल्जी काय कन्वर्ट हो जाती है एक्रोसोम में।
केंद्रक में अनावश्यक पदार्थ जितने भी थे वो सभी बाहर निकाल दिए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में भी जितने भी अनावश्यक पदार्थ थे उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। और जो दूरस्थ तारक काय है, दूरस्थ तारक केंद्र जो है वो मध्य भाग और पुच्छ का निर्माण करता है अक्षीय तंतुओं के द्वारा। तो ये सब परिवर्तन आते हैं शुक्र कायांतरण के दौरान। शुक्र कायांतरण के दौरान क्या क्या परिवर्तन आता है? एक्रोसोम का निर्माण होता है, केंद्रक से अनावश्यक पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है, कोशिका द्रव्य से अनावश्यक पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है, तारक केंद्र जो होता है वो तारक केंद्र भी दो डिवाइड करता है, समीपस्थ तारक केंद्र, दूरस्थ तारक केंद्र। जो दूरस्थ तारक केंद्र है वो अक्षीय तंतु बनाकर और पुच्छ का और मध्य भाग का निर्माण करता है। तो इस तरह इतने सारे बदलाव आते हैं और उन बदलावों को ही शुक्र कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र कायांतरण कहते हैं। और उससे बनती है संरचना शुक्राणु कहलाती है। उससे बनने वाली संरचना शुक्राणु कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये शुक्र कायांतरण की शुक्र जनन की क्रिया हमने 2 चरणों में पढ़ी। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यहाँ तक, जिसमें स्पर्मेटिड का निर्माण हो रहा है, फिर स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है, शुक्राणु में परिवर्तित होता है। अब इससे संबंधित जो साधारणतः प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे आइए। ज़्यादातर इससे संबंधित प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल तरह के। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ आप गौर से देखो, जो स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्मेटोसाइट बना रही है, संख्या पर ध्यान देना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक, कितनी? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटिड और वो ही कन्वर्ट हो रहे हैं 4 शुक्राणुओं में। तो यहाँ से अगर देखें तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बना रही है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बना रही है। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के हिसाब से सोचा जाए तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 शुक्राणु बना रही है, 2 स्पर्म बना रही है। एक सेकेंडरी से 2 स्पर्म बन रहे हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ऐसे आते हैं कि बताइए कि 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट आपके पास बता रहा है, पूछा जाता है कि 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स का निर्माण होगा, कितने शुक्राणुओं का निर्माण होगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्म बना रही है? 4। तो इसे आपको करना क्या है? केवल 4 से गुणा करना है। तो कितना आएगा? 100। या इसी तरीके से ये संख्या कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दी गई है कि इतने प्राइमरी, मान लो x है, x प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगी, तो आपको केवल उसको गुणा कर देना है 4 से। ठीक है, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जगह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे देते हैं और प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि बताइए 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्म्स बनाएगी। चूंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तो 2 स्पर्म ही बना रही है, तो ऐसे में ये कितने होंगे? 25 को आपको गुणा करना है 2 से। अब यहाँ कोई और भी संख्या दे दे तो आपको गुणा 2 करना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अगर आप आते हैं तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ी आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर लोगे। ठीक है, ज़्यादातर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही दिए जाते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ही दी जाती है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, तो यहाँ कितनी भी संख्या दे दो आपको गुणा 4 करना है और आपका जो प्रश्न है बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ oogenesis से रिलेटेड भी देते हैं, उसमें एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, तो वहाँ जितनी होती है उतनी ही संख्या आपको लिखना ही होती है। अगले वीडियो में हम oogenesis को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि आपने वीडियो पहली बार देखे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। धन्यवाद।